सो लास्ट टाइम हमने पहले ही बात कर रखी है कि प्रोटोन रिच न्यूक्लियाई कौन से होते हैं एंड न्यूट्रॉन रिच न्यूक्लियाई कौन कौन से होंगे एंड ट्रिप लाइंस क्या क्या होती है। तो हमने ऑलरेडी बात कर रही है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो आप लास्ट लेक्चर मेरा रिव्यू कर सकते हैं यूट्यूब पे सॉरी। सो ट्रिप लाइन फिजिक्स की हम बात करते हैं बेटा। सो ओके, सो इंट्रोडक्शन सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रॉन ट्रिप लाइन फिजिक्स की, बिकॉज हम जैसे आने वाले टाइम में बात करेंगे कि जो प्रोटोन ट्रिप लाइन है वो ज़्यादा स्टैंडर्ड नहीं है बिकॉज ऑफ द कूलम्ब रिपल्शन एंड जो आपके पास न्यूट्रॉन ट्रिप लाइन है वो काफी ज्यादा वास्ट हो जाती है। ठीक है, उसके एटम भी जल्दी मिलता नहीं है, उसके लिए लाइट न्यूक्लियस को स्टडी करना पड़ता है। सो न्यूट्रॉन स्टेबिलिटी इज डिटरमिन्ड थ्रू द इंटरप्ले ऑफ, एक बात मैं पहले बता दूं, इसकी एक एक लाइन आपको पढ़नी पड़ेगी अदरवाइज समझ नहीं आएगा। तो मैं लाइन बाय लाइन आपको रीड करके सुनाऊंगा, उसके हिसाब से हम जैसे जस्टिफाई कर पाएंगे, जितना बता पाएंगे उतना देखेंगे। So nuclear stability is determined through the interplay of attractive nuclear strong forces and repulsive Coulomb forces। तो ये लाइन हमारे लिए एज सच हमने पहले पढ़ी हुई है कि आपके पास न्यूक्लियर एक हमारे पास स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, एक उसकी जो अपोजिशन होगी दैट विल बी कोलम्बिक फोर्स। तो कोलम्बिक फोर्स हमारे लिए जहाँ पे बैक फायर करेगी, हमें तंग करने की कोशिश करेगी, बिकॉज जो प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर उनको बाहर आने के लिए कोलम्बिक रिपल्शन रहता है। इसलिए जो प्रोटॉन ट्रिप लाइन होती है वो उतनी स्टैंडर्ड नहीं होती है, बिकॉज प्रोटॉन के इमिशन के लिए या फिर जो प्रोटॉन हम इमिट करना है, प्रोटॉन इमिशन मैंने पहले बताया हुआ है कि प्रोटॉन इमिशन इज हिंडर्ड रादर देन न्यूट्रॉन इमिशन। सो न्यूट्रॉन हमेशा ही अमिट ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू प्रोटॉन फ्रॉम दी न्यूक्लियाई। तो जो फ्यूजन वेपरेशन वाला पार्ट था आप उसको ट्रेस कर सकते हैं। सो इस बुक के हाइडी की बुक में चैप्टर नंबर 7 है, लेकिन ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हमें इतना तो पता ही है कि दीज इश्यूज वर डिस्कस्ड लार्जली फ्रॉम ए लिक्विड ड्रॉ मॉडल पॉइंट ऑफ व्यू इन विच स्टेबिलिटी कंडीशंस अगेंस्ट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जस्ट बीइंग बाउंड फिशन एंड अल्फा डिके हैव बीन आउटलाइंड। तो ये चीज हमें ऑलरेडी पढ़ी हुई है, बाकी बुक्स में भी सिमिलर सा मटेरियल है, ज्यादा कोई फर्क नहीं होगा। So in other chapters, the shell model methods to explain nuclear binding energy, stability and excited states have been presented in quite some detail. हमने पहले ही पढ़ा हुआ है बेटा। In the present section, we mainly discuss about the physics as one encounters in trying to reach the trip line. तो जो ट्रिप लाइन तक पहुंचने के लिए हमें कौन कौन सी फिजिक्स से गुजरना पड़ता है, कौन कौन से फिनोमेना या एक्सोटिक्स हमें देखने के लिए मिलेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं स्टार्टिंग में बता दूं, हम यहाँ पे हेलो की बात कर रहे हैं कि आपके पास अगर कोई जैसे लिथियम 9 है, लिथियम 9 के बाद वो स्टेबल है, लेकिन अगर आप उसमें एक नॉन न्यूट्रॉन और ऐड करने की कोशिश करेंगे तो ऐड नहीं कर पाएंगे बिकॉज वो अनस्टेबल होगा। लेकिन अब अगर आप उसमें 2 न्यूट्रॉन ऐड करने की बात करेंगे तो इमीडिएटली वो कैप्चर कर लेगा, और उसके केस में हमारे पास क्या बनेगा, उसको हम न्यूट्रॉन हेलो बोल देंगे। मतलब एक कोर, उसके बाद एक अलग से जाके 2 न्यूक्लियन होंगे जो न्यूट्रॉन हेलो बनाएंगे। 2 न्यूट्रॉन सेपरेटली कोर के अराउंड रिवॉल्व करते दिखाई देंगे आप। ऐसी ऐसी ये पिक्चर आपको ये लिए बनेगी। सो न्यूट्रॉन हेलो क्या होगा, एक कोर के बाद काफी ज्यादा स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, वहां पे काफी ज्यादा स्पेस के बाद आपके पास 2 न्यूट्रॉन मूव करते दिखाई देंगे। आपको पिक्चर भी दिखाऊंगा, वैसी ही पिक्चर से यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी न्यूट्रॉन हेलो के केस में। सो प्रोटॉन हेलो की स्ट्रक्चर भी वैसी रहेगी, लेकिन प्रोटॉन हेलो बनाना मुश्किल होता है बिकॉज ऑफ द कोलम्बिक रिपल्शन। सो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा। अब जब अगर आपकी जो मेन जो आपका जैसे होता है बाइंडिंग एनर्जी होती है, सॉरी डेंसिटी होती है, हम मान के चलते हैं जो न्यूक्लियर डेंसिटी है वो कांस्टेंट होती है। लेकिन न्यूक्लियर हेलो के केस में क्योंकि स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, तो उसके केस में आपके पास जो डेंसिटी होगी, डेंसिटी विल नॉट बी इंडिपेंडेंट ऑफ मास, रादर इट विल बी डिपेंडेंट। तो डिपेंडिंग ऑन द मास नंबर आपकी जो स्पेशल डेंसिटी है वो वेरी करेगी, तो फिक्स नहीं रहेगी। तो ये इसकी इम्प्लीकेशन है। उसके बाद सॉफ्ट जेडीआर आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेंगे, बिकॉज न्यूट्रॉन हेलो बन चुके हैं, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है। स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ चार्ज कंसाइड नहीं करेंगे, उसकी वजह से आपके पास E1 ट्रांजिशंस देखने के लिए मिलेंगी। उसके बाद आपके पास क्या आएगा, इसको जॉइंट डायपोल रेजोनेंस आएगा, लेकिन वो सॉफ्ट वाला आएगा। तो इसकी ऐसी इंप्लीकेशन यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेंगी। लेटर स्टेजेस में बात करेंगे। द एसेंशियल एलिमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स इन्वॉल्व्ड व्हेन स्टडीइंग द वन डायमेंशनल बाउंड सिस्टम। तो इसकी एनालॉजी हम कहां से स्टार्ट करते हैं, जैसे हम पार्टिकल इन ए बॉक्स प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं। तो पार्टिकल इन ए बॉक्स प्रॉब्लम क्या है कि पार्टिकल जो है बॉक्स के अंदर ही मूव कर सकता है, इसको हम क्लासिकली ट्रीट करते हैं। तो जैसे पार्टिकल एक लिमिट से बाहर नहीं जा सकता, तो उसको हम मान के चलते हैं वो क्लासिकल लिमिट है। लेकिन जैसे ही पार्टिकल अपने जो सराउंडिंग है, जो सेंटर ऑफ द बॉक्स है, उससे
दूर जाने की कोशिश करता है तो उसको हम बोलते हैं कि हाँ ये अनबाउंड होना स्टार्ट हो रहा है। तो वही कंसेप्ट स्टार्ट हो जाता है न्यूट्रॉन हेलो का या प्रोटॉन हेलो का, जहाँ पे जो आपकी जो कोर है, जहाँ पे आपका स्टेबल न्यूक्लियस है, उससे काफी ज्यादा दूर जगह पे एक आपके पास दो न्यूट्रॉन स्टेट एग्जिस्ट करती है। तो वहां पे क्या करेगा, जो पार्टिकल है, पार्टिकल आपके सेंटर के पास नहीं होगा, आपके सेंटर से काफी ज्यादा दूरी पे एग्जिस्ट करेगा, जिसको हम डिनोट कर सकते हैं पार्टिकल इन ए बॉक्स के प्रॉब्लम के साथ। ठीक है जी, आई होप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। So the essential element resulting from the basic quantum mechanics involved when studying the one-dimensional bound quantum mechanics और quantum mechanical system is that, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके ऊपर सारी की सारी हेलो फिजिक्स बेस्ड है। So wave functions behave asymptotically as एक्सपोनेंशियल फंक्शंस गिवन बाय द एक्सप्रेशन। तो जो आपके हेलोज हैं, जो आपके न्यूट्रॉन हेलोज हैं, वो सारे के सारे क्या रहेंगे, ना तो प्रॉपरली बाउंड होंगे, ना ही वो अनबाउंड होंगे, वो असिम्प्टोटिकली बिहेव करेंगे, जिसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ लिख सकते हैं। एंड इसको किसके साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा, पार्टिकल इन ए बॉक्स प्रॉब्लम दैट इज नॉट क्लासिकल। इसको हम क्वांटम मैकेनिकली ट्रीट करेंगे। यहाँ पे ई क्या दे रखी है बेटा, आपकी बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है। दिस अलाउज फॉर पार्टिकल्स टू मूव फार अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अट्रैक्टिव पोटेंशियल। तो जो क्लासिकली पॉसिबल नहीं था, उसको हम क्वांटम मैकेनिकली टनलिंग इफेक्ट जैसे होता है, सिमिलरली यहाँ पे क्वांटम मैकेनिकली हम पार्टिकल को डिस्प्लेस करवा सकते हैं फ्रॉम द मीन पोजीशन, बट स्टिल इट इज नियरली बाउंड टू द न्यूक्लियस। This idea can be extended easily to more realistic and complex systems, but the essentials remain same. तो essentials हमेशा सेम रहेंगे, जैसे पार्टिकल इन बॉक्स प्रॉब्लम है, वैसे न्यूट्रॉन हेलो की प्रॉब्लम हम हैंडल कर लेंगे। So neutrons can move out into free space and into a classically forbidden region of space। पहले क्लासिकली रीजन कौन सा था, जैसे जिसे हम स्टेबल न्यूक्लियस की बात करते हैं, तो उसमें उसके आप एक न्यूट्रॉन ऐड करने जाएंगे, नहीं ऐड होगा, दो करने जाएंगे तो इमीडिएटली ऐड कर लेगा वो। जैसे 11 लिथियम की बात कर रहे हैं, सिंगल हेलो भी हो सकता है, डबल हेलो भी हो सकता है, लिथियम के केस में डबल हेलो होता है। ठीक है बेटा, तो ऐसी आपके लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तो उसमें आप स्टडी कर सकते हैं। सो दिस हैज गिवन राइज टू सब्सिक्वेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ न्यूट्रॉन हेलो सिस्टम्स इन वीकली बाउंड न्यूक्लियस। तो जहां पे वीकली बाउंड न्यूक्लियस की केस में ये वाली स्ट्रक्चर आपको एग्जिस्ट करने के लिए देखे मिलेगी, वेयर अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ protons and neutrons take place which minimize the energy by maximizing the spatial space available। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपनी स्पेस को एक्सटेंड कर देते हैं कि ताकि हमारी जो रिपल्शन है, जो स्टेबिलिटी है, वो इफेक्ट ना हो, सो दैट वी कैन टेक केयर ऑफ द एक्स्ट्रा बर्डन दैट इज पुट ऑन द स्टेबल न्यूक्लियस। तो उसको टेक केयर यहाँ पे किया जा सकता है। So besides the formation of regions of low nuclear density of neutrons outside of the core part of the nucleus, a number of interesting features can be seen। तो यहाँ पे काफी सारे इंटरेस्टिंग फीचर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो पहले मैं आपको वो वाली फिगर दिखा देता हूँ, आपके लिए देखना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ये आपके लिए थोड़ी विजुअलाइजेशन आसान हो जाती है। तो पहले वो वाली पिक्चर दिखा देते हैं, ये वाली, जहाँ पे देखिए कि आपके ऑन द स्क्रीन अवेलेबल है। मैं थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूँ इसको। ये देखिए आपके सेंटर में न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, उसके अराउंड मीन फील्ड है। ठीक है, मीन फील्ड के बाहर अपर एंड कॉर्नर पे आपके यहाँ पे दो न्यूट्रॉन्स आपको मूव करते दिखाई देंगे। ये बाउंड स्टेट है न्यूट्रॉन्स की, इसको डाई न्यूट्रॉन भी हम बोल सकते हैं। जो लिथियम 9 है, उसके स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो सेंट्रल पार्ट है वो स्टेबल न्यूक्लियस है, लेकिन उसमें काफी ज्यादा स्पेशल डिस्टेंस के बाद वहां पे दो न्यूट्रॉन आपको मूव करते दिखाई देंगे। यहाँ पे न्यूट्रॉन स्किन का कंसेप्ट बताया गया। न्यूट्रॉन स्किन आपने पहले ही पढ़ा हुआ है बेटा बीएससी में, न्यूट्रॉन स्किन क्या होती है। तो न्यूट्रॉन स्किन आप देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, ये स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ पे बात की हुई है। मतलब आपके पास सेंट्रल कोर है, कोर के काफी ज्यादा स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आपके पास एंड में क्या आएगा, दो न्यूट्रॉन आपको मूव करते दिखाई देंगे अवे फ्रॉम दी कोर। तो ऐसी स्ट्रक्चर आपको न्यूट्रॉन हेलो में देखने के लिए मिल सकती है। यहाँ पे एक न्यूट्रॉन भी हो सकता है, यहाँ पे दो न्यूट्रॉन भी हो सकते हैं। तो सिंगल न्यूट्रॉन हेलो या डाई न्यूट्रॉन हेलो, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है जी, इसकी कैसी कैसी इंप्लीकेशन होगी यहाँ पे इसके क्या क्या रिजल्ट बनेंगे। तो इसके बाद मैं ये वाली फिगर भी आपको दिखाई देता हूँ, इसमें आपके लिए देखना काफी आसान हो जाएगा। ये आपकी स्टेबिलिटी लाइन है बेटा, जैसे 1 हाइड्रोजन स्टेबल है, 4 हीलियम स्टेबल है, 9 लिथियम स्टेबल हो जाता है। ठीक है जी, उसके बाद 9 लिथियम के बाद क्या होगा बेटा, 10 लिथियम स्टेबल नहीं है, उसके बाद अगर आप दो न्यूट्रॉन ऐड करेंगे तो इमीडिएटली वो स्टेबल बन जाएगा। 9 लिथियम की बजाय बाद वो 11 लिथियम में स्टेबल रहेगा, जिसको हम 2 न्यूट्रॉन हेलो 11 लिथियम बोलते हैं, 2 न्यूट्रॉन हेलो लिथियम बोला जाता है।
हीलियम के केस में भी सिमिलर होता है, एक न्यूट्रॉन ऐड करने जाएंगे तो नहीं होगा। एंड उसके बाद आपके यहाँ पे क्या आ जाता है 6 हीलियम। तो इसमें पेयरिंग एनर्जी जो है वो कंट्रीब्यूट ज्यादा करती है, पेयरिंग की वजह से आपका न्यूक्लियस जो है स्टेबल होने की कोशिश करता है। तो 4 हीलियम के बाद 6 हीलियम, 2 न्यूट्रॉन हेलो, उसके बाद 8 हीलियम, 4 न्यूट्रॉन हेलो भी यहाँ पे एक देखने के लिए मिल सकता है आपको, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग काफी सारी टर्मिनोलॉजी चल रही है 4 हीलियम के 8 हीलियम के रिगार्डिंग। उसके बाद हम यहाँ पे बात कर सकते हैं 11 हीलियम की। उसके बाद यहाँ पे जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जो ब्रिलियम होता है, ब्रिलियम 9 यहाँ पे ज्यादा स्टेबल रहेगा। ब्रिलियम 9 के बाद यहाँ पे 1 न्यूट्रॉन हेलो जो है वो आपके पास आ जाएगा। ब्रिलियम 10 भी होता है, ब्रिलियम 11 भी होता है, तो आपके पास न्यूट्रॉन हेलो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे बेटा। ठीक है, प्रोटॉन हेलो कौन कौन से होंगे, ब्रिलियम बोरोन 10 है, बोरोन 10 के बाद आपके पास जो बोरोन 9 है वो स्टेबल नहीं है, लेकिन बोरोन जो 8 है वो प्रोटॉन हेलो जो है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। तो ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे तो प्रोटॉन ट्रिप लाइन आएगी, अगर राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो न्यूट्रॉन ट्रिप लाइन की तरफ बढ़ेंगे। मतलब राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके क्या बढ़ेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इस राइट हैंड साइड पे हम न्यूट्रॉन हेलो देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे हम प्रोटॉन हेलो देखेंगे। ठीक है बेटा। तो इस ऐसे आप आगे जाके जो स्टेबिलिटी लाइन है जो डार्क वाली है वो स्टेबिलिटी लाइन को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। जैसा यहाँ पे नाइट्रोजन 14 है, इसमें एक न्यूट्रॉन ऐड कर देंगे तो नाइट्रोजन 15, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। इसमें देखना पड़ेगा कौन सा न्यूट्रॉन हेलो बन रहा है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी देखनी पड़ेगी। सब कुछ देख के फिर पता चलेगा कि न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के पास जो स्टेबिलिटी लाइन के स्टेबिलिटी कर्व के स्टेबल न्यूक्लियस के पार्ट पास ही मूव कर रहे हैं, जो अलग से मूव कर रहा है, उसकी स्टेबिलिटी कैसी है या उसकी बाइंडिंग एनर्जी कैसी है, तो अभी आप डिसाइड कर पाएंगे न्यूट्रॉन हेलो कौन कौन से होंगे। जैसे लाइट न्यूक्लियस है, लाइट न्यूक्लियस में ही आपको ये वाली स्ट्रक्चर ज्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन 19 स्टेबल है, 18 या 17 है, वो पे प्रोटॉन हेलो जो है वो आप चेक कर सकते हैं। तो ये 1 न्यूट्रॉन हेलो, 1 प्रोटॉन हेलो, 2 न्यूट्रॉन या डाई न्यूट्रॉन हेलो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं सारे के सारे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है बेटा, आपके हेलो स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगी। हेलो स्ट्रक्चर कहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, जहाँ पे आपके पास क्या है बेटा, इमीडिएटली एक आपका जो बोरॉन 15 के बाद आप न्यूट्रॉन ऐड नहीं कर पा रहे हो, उसके इमीडिएटली बाद आप दूसरा न्यूट्रॉन ऐड करेंगे तो वो स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे आपको देखने के लिए क्या मिला, 2 न्यूट्रॉन हेलो। सिमिलरली बोरोन के केस में जहाँ पे 12 बोरिलियम है, उसके बाद इमीडिएटली एक न्यूट्रॉन ऐड करने के बाद अनस्टेबिलिटी, उसके बाद 2 न्यूट्रॉन ऐड करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, ये 2 न्यूट्रॉन हेलो बन जाएगा। यहाँ पे देखिए, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहे हैं तो एक न्यूट्रॉन ऐड करने एक प्रोटॉन ऐड करेंगे तो अनस्टेबल हो जाएगा, दो करेंगे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास क्या आएगा, आपके पास प्रोटॉन हेलो बन जाएगा। यहाँ पे भी सिमिलर है। तो एक अनस्टेबिलिटी के बाद जो स्टेबिलिटी आती है उसको हम हेलो स्ट्रक्चर के साथ डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी फिगर आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगी। ओके, तो ये वाला पार्ट हम देख चुके हैं। तो बिसाइड द फॉर्मेशन ऑफ द रीजन ऑफ लो न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ न्यूट्रॉन्स आउटसाइड द कोर, तो इसमें क्या इंडिकेट किया हुआ है, तो आउटसाइड द स्टेबल न्यूक्लियस कोर हमारे पास जो न्यूक्लियर डेंसिटी जहां पे लो हो जाती है उसमें अगर न्यूक्लियॉन्स घूमते हैं तो उसको हम बोलते हैं हेलो स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वो उसकी बात कर रहे हैं। सो नंबर ऑफ इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर्स कैन रिजल्ट इन सच ए वे बिकॉज ऑफ द लार्ज स्पेशियल सेपरेशन बिटवीन द सेंटर ऑफ मास and center of charge. Large energy electric dipole oscillations can result and show up as what are called soft joint dipole resonances. तो center of mass and center of charge जो अगर डिफरेंशिएट हो गए, अलग अलग हो गए, तो आपके पास GDR देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। GDR joint dipole resonance, joint quadrupole resonance जो वाला जो पार्ट है, GDR GQR, ये वाला पार्ट आप HS हंस की बुक से पढ़ सकते हैं बेटा। हंस की बुक में आपको ये वाला लिटरेचर मिल जाएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। GDR एंड GQR वाला पार्ट, GMR जायंट मोनोपोल रेजोनेंस जो होता है शायद उसमें दे रखा हो, मेरे ख्याल से GDR एंड GQR वाला पार्ट तो उसमें दे रखा होता है। वेरी क्लियर क्लस्टर इफेक्ट्स कैन शो अप। क्लस्टरिंग आपके पास यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। देयर बाय ऑल द कम्प्लेक्सिटीज रिलेटेड टू 3 बॉडी कंपोनेंट्स विल कम इनटू प्ले। तो यहाँ पे आपके पास 3 बॉडी इंटरेक्शन भी देखने के लिए मिलेगी। जैसे 2 न्यूट्रॉन जो है वो हेलो में मूव करते हैं तो वो 3 बॉडी इंटरेक्शन बन सकती है, या 2 बॉडी इंटरेक्शन भी आप लिख सकते हैं, डिपेंडिंग आप उसको कैसे डील करना चाहते हैं। 2 न्यूट्रॉन को आप सिंगल मान के चलिए, कोर एंड वैलेंस की बात, वैलेंस के
साथ कंपेयर करके, कोर एंड बैलेंस न्यूक्लियन के साथ कंपेयर करके आप इसको काम चला सकते हैं, जिसको हम टू बॉडी इंटरेक्शन बोलते हैं। या फिर दो न्यूट्रॉन जो बैलेंस स्पेस में है उसमें उसको हम क्या करेंगे, हेलो स्ट्रक्चर में दो न्यूट्रॉन को इंडिपेंडेंट ट्रीट कर लीजिए, कोर को एज ए सेपरेट कोर ट्रीट कर लीजिए, तो दो 2+1 वाली सिचुएशन बन जाएगी। उसमें आपके पास क्या आएगा, थ्री बॉडी इंटरेक्शन आपके पास आ जाएगी, जिसकी कम्प्लेक्सिटी काफी बढ़ जाती है, और वहां पे आपको काफी सारी अलग सी फोर्सेस जो है, जो भी तक हमने शेल मॉडल में टेक केयर नहीं की है, उसके लिए टेक केयर करना पड़ता है। तो स्टैंडर्ड मीन फील्ड शेल मॉडल जो है वो यहाँ पे फेल हो जाएगा। आपको अलग फोर्सेज, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट जो टेंजोरियल फोर्सेज है वो यहाँ पे टेक केयर करनी पड़ेगी। आपको मैनी बॉडी इंटरेक्शन यहाँ पे टेक केयर करना पड़ेगा। ठीक है बेटा जी। सो एज कैन बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द फिगर, न्यूट्रॉन ड्रिप लाइन इज सिचुएटेड वेरी फार अवे फ्रॉम द वैली इन द मास सरफेस एंड देयर इज नो इमीडिएट और शॉर्ट टर्म होप ऑफ रीचिंग द स्टेबिलिटी कर्व फॉर द न्यूट्रॉन रिच न्यूक्लियाई। तो जैसे मैंने पहले बताया कि जो आपके पास जो स्ट्रक्चर है न्यूट्रॉन हैलो वाली, जो वो जल्दी नहीं आ रही है। जैसे जैसे आप हैवी न्यूक्लियस की तरफ बढ़ेगी तो ये काफी ज्यादा एक्सटेंड होती जाएगी। जो प्रोटॉन ट्रिप लाइन है, प्रोटॉन ट्रिप लाइन जल्दी रीच हो जाती है, लेकिन न्यूट्रॉन ट्रिप लाइन काफी लेट आती है, बिकॉज जो प्रोटॉन्स है उनके लिए कूलम्ब बैरियर है, लेकिन न्यूट्रॉन के लिए कूलम्ब बैरियर एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसी वजह से आपके पास दोनों में डिफरेंशिएशन मिलेगी, देखने के लिए मिलेगी। एंड जो स्ट्रक्चर होगी, जो आपकी जो स्टेबिलिटी चार्ट है, जो पीरियोडिक टेबल है ऑफ न्यूक्लियाई, पीरियोडिक चार्ट जो है वो राइट हैंड साइड को टिल्ट दिखेगा आपको ज्यादातर। ठीक है जी। तो राइट हैंड साइड पे ज्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी। सो द प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द फिजिक्स और एट द नियर द प्रोटॉन ट्रिप लाइन इज मेनली बेस्ड ऑन द डिटेल्ड एंड एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंटल स्टडीज कैरिड आउट फॉर द न्यूट्रॉन रिच वेरी लाइट न्यूक्लियाई। तो जो भी हमारी स्ट्रक्चर है वो लाइट न्यूक्लियाई के ऊपर ज्यादा बेस्ड है, बिकॉज यहाँ पे कम नंबर ऑफ वैलेंस न्यूक्लियस होते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियस कम होते हैं, जिसकी वजह से हमें इनको स्टडी करना आसान हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास जो इंटरेक्शंस हैं वो कम होती है, एंड रादर देन जैसे मैंने बोला टू बॉडी थ्री बॉडी इंटरेक्शन यहाँ पे टेक केयर करेंगे। लेकिन अगर आपके पास हंड्रेड्स ऑफ न्यूक्लियन होंगे तो आप कैसे डील करेंगे, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वैलेंस स्पेस काफी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आप डील करना मुश्किल हो जाता है। सो डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ कम्प्लेक्सिटी आप लो वेरी लाइट न्यूक्लियाई को ही कंसिडर करते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ब्रिलियम, लिथियम एंड नाइट्रोजन हो गया, बोरोन हो गया, इनको ही ट्रीट करते हैं। यहीं से आपका इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। सी द प्रेजेंट मैपिंग ऑफ दिस रीजन एज इलस्ट्रेटेड इन द फिगर विद एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन अबाउट 11 लिथियम। तो 11 लिथियम के ऊपर काफी ज्यादा बात की गई है। इसमें 2 न्यूट्रॉन हेलो एंड 1 न्यूट्रॉन हेलो की बात की गई है, जिसमें 11 बोरोन ब्रिलियम की बात की गई है। एंड दी वन नेक्स्ट वन आर ब्रिलियम 14 12 एंड 14 15 17 एंड 19 बोरोन एंड 18 19 20 एंड 22 कार्बन। याद रखने की जरूरत नहीं है, 11 लिथियम याद रख लीजिए, उसके बाद 11 ब्रिलियम याद रख लीजिए। उसमें आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल आ जाएगी, आप एग्जाम में लिख पाएंगे। In carefully studying the specific topology of the neutron trip line, a number of interesting physics issues become compelling। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग इश्यूज आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है जी। तो पहली बात स्टार्टिंग में हम लिखेंगे, देखेंगे कि द न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन बाइंडिंग इज डोमिनेटेड बाय द स्पिन सिंगलेट एंड आइसोस्पिन ट्रिपलेट कॉन्फ़िगरेशन। तो मैंने पहले ही बोला कि न्यूक्लियर फोर्स यहाँ पे टेंजोरियल नेचर की होगी, यहाँ पे सिंगलेट एंड ट्रिपलेट की कॉन्फ़िगरेशन में आपके पास एनर्जी गैप देखने के लिए मिलेगा। द डाई न्यूट्रॉन इज नॉट बाउंड बट इज वेरी क्लोज टू बी फॉर्मिंग ए बाउंड स्टेट। तो मैंने पहले ही बताया कि जो डाई न्यूट्रॉन है, यहाँ पे 11 लिथियम की बात कर रहे थे, वहां पे जो बाइंडिंग एनर्जी है इट विल बी वेरी मच सिमिलर टू ए बाउंड न्यूक्लियन। उसमें जो फर्क होगा बाउंड एंड अनबाउंड का, वो 100 केवी से ज्यादा नहीं होगा। मतलब इट इज वेरी क्लोज टू फॉर्मिंग ए बाउंड स्टेट विच इज रियली वेरी स्मॉल इन द लाइट ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी, फॉर्मिंग द बैलेंस बिटवीन द लार्ज एंड पॉजिटिव किनेटिक एनर्जी एज एट द लार्ज बट नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। जो किनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का जो बैलेंस है उसमें ज्यादा फर्क नहीं है यहाँ पे। The nucleus for helium cannot bind another neutron but it can bind a dineutron। तो ये 4 हीलियम है, मैंने पहले ही बताया, इसमें एक न्यूट्रॉन ऐड करेंगे तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, लेकिन 2 न्यूट्रॉन ऐड करने की कोशिश करेंगे तो 6 हीलियम जो है वो स्टेबल हो जाएगा। इट विल आल्सो नॉट बाइंड 3, जैसे मैंने पहले बताया कि ये 7 हीलियम भी अनस्टेबल होगा, लेकिन 8 हीलियम जो है वो अपना स्टेबल स्टेट बना के चलेगा। मतलब 4 न्यूट्रॉन यहाँ पे वो एड अप कर सकता है। तो दिस ऑड इवन स्टैगरिंग इज नथिंग बट ए रिफ्लेक्शन ऑफ द पेयरिंग फोर्सेज। तो जैसे जैसे आपकी पेयरिंग फोर्सेज डोमिनेट करेगी यहाँ पे, वहां पे स्टेबिलिटी होने की चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू सिंगल न्यूक्लियर एडिशन।
ठीक है जी, तो ये वाली पार्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है सेपरेशन एनर्जी का कंसेप्ट। ड्रिप लाइन न्यूक्लियाई आर लेबोरेटरीज टू टेस्ट न्यूट्रॉन स्पेयरिंग प्रॉपर्टीज इन ए न्यूट्रॉन रिच एनवायरनमेंट। दिस कैन इजीली बी सीन फ्रॉम द अप्रॉक्सीमेट रिलेशन कनेक्टिंग द फर्मी लेवल एनर्जी। जैसे हमारे पास फर्मी लेवल एनर्जी होती है, उसको रिलेट कर सकते हैं पेयरिंग गैप एनर्जी के साथ एंड पार्टिकल सेपरेशन एनर्जी के साथ। तो जो आपकी सेपरेशन होगी, जैसे न्यूक्लियर स्ट्रिप करने की बात करेंगे, वहां पे क्या आएगा, अगर आप न्यूक्लियर पेयर्ड स्टेट में है तो उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी होगी, सेपरेशन एनर्जी होगी, दैट विल बी डिफरेंट। अगर वो अनपेयर्ड स्टेट में है तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी सेपरेशन जो होगी, वो सेपरेशन एनर्जी दैट विल बी डिफरेंट। तो बिकॉज बाइंडिंग एनर्जी डिफरेंट होगी पेयर्ड एंड अनपेयर्ड स्टेट के लिए, तो ये वाला कंसेप्ट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है बेटा, तो सेपरेशन एनर्जी जो होगी, इट विल बी ए summation of two facts, one will be corresponding to Fermi energy and second one corresponding to pairing energy। अगर न्यूट्रॉन जो है, अगर वो पेयर्ड स्टेट में है तो बाइंडिंग एनर्जी पेयरिंग भी कंसीडर होगी। अदरवाइज क्या होगा, अगर ऑड न्यूक्लियस है आपके पास तो ओनली फर्मी एनर्जी यहाँ पे टेक केयर की जाएगी। अदरवाइज जो पेयरिंग वाला कंसेप्ट यहाँ पे वो जीरो हो जाएगा ऑड न्यूक्लियस के केस में। तो यहीं पे ये वाली चीज लिखी हुई है। A justification for the above relation can be given as follows. Using the equations, it follows that the separation energy in the absence of pairing correlations would be equal to the absolute value of the pairing Fermi energy। मतलब S will be almost equal to the minus lambda, तो lambda के बराबर हो जाएगा S, बिकॉज यहाँ पे पेयरिंग स्विच ऑफ हो जाएगी, दैट इज रिमूव्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस। द पेयरिंग कोरिलेशन विल इंक्रीज दिस नंबर बाय ए अमाउंट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली द पेयरिंग एनर्जी फॉर इवन न्यूक्लियस एंड रिड्यूस बाय अमाउंट ऑफ डेल्टा फॉर ए ऑड मास न्यूक्लियस। तो मैंने पहले ही बता दिया, अगर आपके पास बाउंड न्यूक्लियस बाउंड सिस्टम है तो उसमें आपके पास पेयरिंग आएगी। अगर ऑड न्यूक्लियस है, ऑड मास न्यूक्लियस है, तो आपके पास पेयरिंग एनर्जी स्विच ऑफ हो जाएगी, जिसकी वजह से ये वाला फैक्टर जो है सेपरेशन एनर्जी वाला मॉडिफाई हो जाता है। इसके बारे में काफी सारा लिटरेचर दे रखा है बेटा। हाइडे 1991 का जो आर्टिकल है उसमें आप चेक कर सकते हैं। ए मोर डिटेल डिस्कशन दे रखा है। एट द ट्रिप लाइन द सेपरेशन एनर्जी बिकम्स वैनिशिंग। जैसे आपके ट्रिप लाइन के पास जाएंगे, ट्रिप लाइन के पास क्या होता है बेटा, जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन आप एडअप नहीं कर पाएंगे, तो बाय सेपरेशन एनर्जी है, अगर आप एडअप करने की कोशिश करेंगे न्यूट्रॉन, तो साइमल्टेनियसली वो क्या करेगा, न्यूक्लियस ट्रिप कर देगा उसको, मतलब वो इनटेक नहीं करेगा। तो आपकी जो सेपरेशन एनर्जी है ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, बिकॉज आपको खुद मेहनत नहीं करनी है उसको सेपरेट करने के लिए। एंड कंसीक्वेंटली द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फर्मी एनर्जी एंड द पेयरिंग गैप आर ऑलमोस्ट इक्वल। तो जहाँ पे क्या हो गया, ये आपके पास सेपरेशन एनर्जी जीरो हो गई, तो लैम्डा विल बी ऑलमोस्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेल्टा। So pairing can no longer be considered a perturbation to the nucleonic mean field energy। तो यहाँ पे जो आपके पास फर्मी एनर्जी है वो पेयरिंग एनर्जी के बराबर हो जाती है, तो पेयरिंग एनर्जी को हम परटर्बेशन की तरह यहाँ पे ट्रीट नहीं कर सकते, आपको अपने मॉडल को मॉडिफाई करना पड़ता है। तो काफी सारी जो टर्मिनोलॉजीज है आपके मॉडल स्पेस को मॉडिफाई करने के लिए, सच मॉडल को मॉडिफाई करने के लिए देखी जाती है। सो सेंट्रल डेंसिटी, तो मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर आप न्यूट्रॉन हेलो की बात करेंगे, जब प्रोटॉन हेलो की बात करेंगे, तो वहां पे जो न्यूक्लियन डेंसिटी होगी, न्यूक्लियस की डेंसिटी होगी, वहां पे कांस्टेंट नहीं रहेगी, विच इज अदरवाइज कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ अ मास नंबर। तो जहाँ पे इट इज नॉट हैविंग डिपेंडेंसी ऑन मास नंबर ए, लेकिन जब आप न्यूट्रॉन हेलो की बात करेंगे वहां पे डिपेंडेंसी आ जाती है। तो सेंट्रल डेंसिटीज इन रेगुलर न्यूक्लियाई, जिसको हम रेगुलर न्यूक्लियाई वो होते हैं जो स्टेबल होते हैं बेटा, ठीक है जी, आर ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ ए गिवन मास नंबर ए एंड द न्यूक्लियर रेडियस वेरीज विद a⁻⁴ विद अ न्यूक्लियर स्किन डिफ्यूजिविटी रफली इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर 2। तो यहाँ पे मास नंबर के इंडिपेंडेंट ही सारा काम चलता है, लेकिन जैसे ही न्यूट्रॉन हेलो की बात होगी इमीडिएटली यहाँ पे जो डिपेंडेंसी है वो स्विच ऑन हो जाती है। सो दीज प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट टेकन एज ए डॉगमा इन द लाइट ऑफ द पॉइंट्स ओनली अप्लाई फॉर स्टेबल एंड नियर बाय न्यूक्लियाई। तो जैसे ही स्टेबिलिटी न्यूक्लियस के पास आसपास ये वाली कंडीशन एग्जिस्ट करती है इंडिपेंडेंट वाली, लेकिन जैसे ही आप न्यूट्रॉन हेलो की बात करते हैं, स्टडीज ऑफ न्यूट्रॉन रिच एंड प्रोटॉन रिच न्यूक्लियाई शो डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज। न्यूट्रॉन हेलोज एंड न्यूट्रॉन स्किन्स कैन फॉर्म, यहाँ पे न्यूट्रॉन स्किन्स कैन फॉर्म, न्यूट्रॉन हेलो यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। न्यूट्रॉन जो स्ट्रक्चर के सरफेस के अराउंड न्यूट्रॉन की स्किन बन सकती है। द फॉर्मर आर ए consequence of the very low binding energy and thus allow the formation of wave functions extending far out from the classical forbidden space। ये वाली बात हम पहले ही कर चुके हैं, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। सो जो न्यूट्रॉन स्किन है लेटर कैन रिजल्ट इन हेवियर न्यूक्लियस फॉर वेरी न्यूट्रॉन रिच रेंज। जैसे यूरेनियम 235 है, 238 है, वहां पे न्यूट्रॉन स्किन ज्यादा बनेगी, बिकॉज वहां पे न्यूट्रॉन नंबर बहुत ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू प्रोटॉन। तो प्रोटॉन हमेशा इंटीरियर में रहेंगे, एज सच डिस्ट्रीब्यूशन जो है न्यूट्रॉन की स्किन बनेगी वहां पे।
and are obtained by minimizing the total energy of such nuclei. The lowest configuration becomes one with the kind of neutron स्ट्रेटोस्फीयर अराउंड द इंटरनल कोर। तो ये स्ट्रेटोस्फीयर जैसे हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर है तो वैसी आपके पास लेयर बना देगा। सो नेक्स्ट वी कैन गो ऑन टू डिस्कस स्पेसिफिक इश्यूज फॉर सिंगल न्यूट्रॉन हेलो सिस्टम, टू न्यूट्रॉन हेलो सिस्टम एंड एक्सपेरिमेंटल टेस्ट फॉर द एक्जिस्टेंस ऑफ हेलो स्ट्रक्चर, प्रोटॉन रिच न्यूक्लियाई, अदर एक्सोटिका एंड सम कंक्लूडिंग रिमार्क्स ऑन द न्यूट्रॉन ट्रिप फिजिक्स। तो ये सारे का सारा पार्ट हम बेटा कल डिस्कस करेंगे, बाकी अदरवाइज हमारा लेक्चर बीच में ही रह जाएगा। ठीक है बेटा, हमारा टाइम खत्म हो रहा है इसके बाद। तो थैंक यू वेरी मच। अगर इसके रिगार्डिंग कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो आप बात कर सकते हैं बेटा।